अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। उस टाइप का सीन हो जाता है। तो खैर एनीवेज सफदर से भी आपको अभी फ़ौरन ही मिलवाऊंगी ताकि वो हम लोगों के मेरे जो रोलर शोलर हैं वो खुल सकें और मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँ। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। तो सफदर प्लीज आ जाइए। सफदर आ रहे हैं। तालियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ही सलाम कर देता हूँ दोबारा से, है ना? दोबारा से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज का हमारा मेकअप का रूटीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बड़ा स्लो था और बड़ा इजी था। हम लोगों ने सिर्फ बालों के अंदर रोलर लगाए हैं और सफदर ने में बेसिक किस्म की कंसील करके बेस लगा दी है। तो बहुत कम बेस लगाई है। हाँ, और नॉन एग्जिस्ट और कुछ नहीं किया। मैंने लिप बाम लगाया था अभी बैठे बैठे। That's all. और जैसे कि अरूज हमेशा मुझे आप लोगों को बताती रहती थी कि सफदर वो हैं जो मेरा रोज़ाना मुझे तैयार करते हैं, रोज़ाना मुझे मेकअप करते हैं। तो मैंने कहा आज मैं ऑन एयर अरूज पर ही बता दूं ताकि आपको पता चल जाए वाकई ही अरूज का मेकअप मैं करता हूँ, है ना? अच्छा मुझे बताइए कि हम लोग जो बेस है मैं आप लोगों को बताती चलूँ, वो दिखा दो ना सफदर कौन सा क्या हमने लगाया। अच्छा जो लगाया है स्टार्ट करते हैं वहाँ से। ये तो मतलब हम पहले भी मतलब काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से वहीं से स्टार्ट लेते हैं हम कि कंसीलर मैंने आपका आई कंसीलर वही जैसा कि आप अपने स्पंज के साथ यूज़ कर सकते हैं, फिंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हम कर चुके हैं। तो अब मैंने आपके फेस को कंसील कर दिया। अब जो है वो फाउंडेशन, हल्की सी फाउंडेशन अप्लाई करूँगा। अच्छा मुझे सच सच ये बताएं कि थ्रेडिंग कराना कितना ज़रूरी है? थ्रेडिंग कराना ज़रूरी है और जो है हाँ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आप थ्रेडिंग की मतलब सबको पता है कि कितना दर्द होता है थ्रेडिंग करवाने में, तो आप ऐसा काम करें कि आप हॉट वैक्स करवा लें। लेकिन हॉट वैक्स अच्छी जगह पे, वरना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अरूज एक दफ़ा करवा कर आई थी, एक तरफ का अपर लिप जो है वो सारा ब्लू सेकेंड हुआ था। अरूज राइट रियली हर्ट्स। वो बहुत ज़्यादा बर्न कर दिया था उन्होंने। तो अगर मैंने हॉट वैक्स का कहा है तो उसका ज़रा ख्याल रखें। अच्छा हल्का हल्का हमारे पास फाउंडेशन लग गया और उसके बाद बारी आती है नेक की। नेक पे भी ज़रूर हल्का सा वही ब्रश घुमा लें आप, क्योंकि उस ब्रश में उतना सा होगा जितनी हमें नेक पे ज़रूरत है। डन। अच्छा आई डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट दिस सीट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कोई जोड़ा वोड़ा नहीं। आई रियली थिंक कि ये जो मेरा ये वाला आइडिया है आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई अच्छा सा कोई हैप्पी ब्राइट कलर का दुपट्टा लेके आप उसको डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हैं विद नाइस प्लेन कमीज़, अच्छा लगेगा मेरा ख्याल है। एंड फैंसी शूज़ ऑफ कोर्स, फैंसी शूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने भी आज फैंसी शूज़ पहने। लेकिन इस शर्ट के साथ ये शॉल बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी। आई रियली लाइक इट ऑल्सो। अच्छा अब अरूज फाउंडेशन के बाद जो है अब मैं पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ। पाउडर के बाद जो है लुक आइज़ के नीचे आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जब जो आइज़ के नीचे लाइंस आ जाती हैं, अगर फाउंडेशन को पहले आप फिंगर से ब्लेंड कर दें उसके बाद आप पाउडर लगाएं तो वो लाइन फिर मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं आएगी। सही है। वो चलेगा काफ़ी टाइम तक, बेस आपकी चलेगी क्योंकि कहीं क्रैक नहीं होगा। ओके। प्राइमर मैंने आपको पहले लगा चुका था। जी हाँ। अब हम लोग काउंटरिंग करेंगे। अब हम काउंटरिंग नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आपके चीक बोन पर हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा शिमर यूज़ करूँगा। अच्छा सफदर जो हैं अभी देखिए ये वाला जो शिमर यूज़ कर रहे हैं ये आपको बड़े आराम से मिल जाता है मेकअप शॉप्स पे से। मेकअप शॉप से आराम से मिल जाएगा। एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव। मैं अच्छा ओके सो सब लोगों को लगता है कि बहुत महंगा मेकअप लेना चाहिए और मैं सफदर को हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप तो ख़त्म ही हो जाता है, तो हम लोग मेकअप जो है वो महंगे वाला नहीं लेते। सो स्मार्टली यार। लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है कि 2-3 चीज़ें अगर ख़रीदें तो आप लोग अच्छी ख़रीदें, ताकि जो है वो अच्छी आप चीज़ें ख़रीदें ताकि आपको आपकी स्किन डैमेज ना हो, आपकी स्किन अच्छी रहे और उसका जो है अच्छी चीज़ लेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो बात ये है कि डिपेंड करता है आई थिंक कि कौन कितनी देर मेकअप लगाता है। देखें बात ये है कि आई थिंक कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग वेयर कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में मेकअप पहन रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए है, तो फॉर श्योर आप ये करें
कि आप मेकअप जो है वो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव अच्छी क्वालिटी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का वो शॉपकीपर आपको आराम से बता देते हैं। मगर अगर आपका जो मेकअप है वो कम टाइम के लिए, जैसे मैं जो हूँ मैं सिर्फ कम टाइम के लिए मेकअप पहनती हूँ, तो देन फिर आप डेफिनेटली ये करो कि आप सस्ता मेकअप ले लो, क्योंकि मेकअप बहुत महंगा हो गया है ना। अच्छा, अब मैं आपकी फेस कंट्रोल कर रहा हूँ जी। आपको तो अरूज सीखना चाहिए तुम्हें सिक्योरिटी चिंडॉन। अब आप ये देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फेस कंट्रोलिंग किधर करनी है। देखो वही जो लाइन उसको नीचे की तरफ ब्लेंड किया लाइट ब्राउन कलर से। ये आप शॉप से लेने जाओगे मेकअप कॉस्मेटिक से तो वो आप लोगों को बता देंगे कि आपको जो है वो कंट्रोलिंग शेड आपको दे देंगे। सबसे बेस्ट ये जो है अपने फेस का देखना कि आपको कहाँ कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट यही है कि चिन डाउन करें और ये देखें आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे फेस कंट्रोल करना है। हो गया? हो गया। अच्छा, हम लोग अभी काउंटरिंग के बाद और कुछ नहीं कर रहे, मैं और सफदर जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, बाकी का मेकअप फिनिश करेंगे, हम लोग अपने बाल भी इवेंचुअली खोलेंगे। पूरी की पूरी मैं आपको खड़े होकर लुक भी अपनी दिखाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं ईद का मेकअप, समथिंग लाइट जो कि आप अपने घर पर अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो आप जल्दी जल्दी कर सकें। मैंने आज ये सोचा है कि हम लोग मेरे ऊपर ही मेकअप करके आपको दिखाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले और मुझे भी पता चले कि कितना आसान है एंड वी कैन स्टाइल घरेलू टाइप्स। सही है, तो शुरू करते हैं। हमने बेस लगा ली है, काउंटरिंग कर ली है, अब हम आईब्रोज कर रहा हूँ। आईब्रोज के लिए वही आप अपना आईब्रोज को यूँ आर्च से उठाएं और यहाँ पे डार्क ब्राउन आई शेडो ब्रश में लेकर और उसको आर्च बनाकर टेल की तरफ आना शुरू कर दें। जब ब्रश में कुछ ना बचे तो फिर आप फ्रंट पर आएँ ताकि वो एक शार्प जो है आईब्रोज वो ना बन जाए। So there you go. Yes. See how am I looking? Yes, I set है ना। नाक को थोड़ा सा जुकाम कीजिए, नाक की टिप को रेड कीजिए। जिस तरह आपके चीक्स रेड हैं उसी तरह आपकी नाक की टिप भी रेड हो, हल्की सी, बहुत ज़्यादा जुकाम नहीं होना चाहिए, मीडियम जुकाम। अब नोज़ कंट्रोलिंग, बहुत कम लाइट ब्राउन आई शेडो लेके उसके साथ आप अपना नोज़ भी कंट्रोल कर दें, क्योंकि जो हम जब बेस बनाते हैं तो जो है बिल्कुल फीचर्स जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। तो उसको इन्हेंस वापस करने के लिए दोबारा नोज़ कंट्रोलिंग। ओके, दैट लुक्स गुड। यस। अब मुझे ये बताएं कि अब आप आई मेकअप कैसा चाहती हैं, मतलब समथिंग सिंपल जो कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आपको जैसे कि ईद पर काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं तो आपको किचन में भी जाना है, तो आप उतना सा मेकअप करें जितना आप वो किचन में भी लेके जा सकें। यस, एब्सोल्युटली, मेरा तो यही हिसाब है और आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे ख्याल में ज़्यादातर ख़वातीन का यही हिसाब है। यही होता है कि आप जो मेकअप अपना करते हैं ईद के ऊपर वो इतना ही होना चाहिए जो आप किचन में भी लेके जा सको, वरना नहीं करो। आई डोंट थिंक सो। उसके लिए ऐसा ही है कि मैं जैसे आपको भी टीच कर रहा हूँ, आपने लाइट ब्राउन उठाया, ठीक है, ब्रश में किया, डस्ट किया, ओपन योर आइज। जैसे आप अपने खुद से मेकअप करेंगे तो आप हमेशा अपनी आंख खोल कर करें। ये देखिए आपको ये क्रीज लाइन, सॉकेट लाइन जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट जगह पर मिलेगी। ओके, ओ या ओके, मैं दूसरा वाला करूं? मुझे डंडे तो नहीं मारोगे सब? बिल्कुल नहीं। ओके, इम्तिहान की घड़ी। ओह सॉरी। ओके, डन। ऐसे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। वेरी नाइस। थोड़ा सा और भी? यस, हाँ, थोड़ा सा कॉर्नर। उसके अंदर मसाला खत्म हो गया। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि आई शेडो भी कर लें। ये वाला था ना? हाँ, ये नहीं, और ये इसके गलत ऊपर था। ये और ये गलती की ना, बस मैं यही देखना चाह रहा था। आपने नहीं
ये गलती का वेट कर रहा था। मैं गलती का वेट कर रहा था क्योंकि देखिए मतलब सिखाने का मतलब यही होता है कि मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा आप अपने आइज़ की बैक से, यहाँ से स्टार्ट से नहीं, स्टार्ट में हमें बिल्कुल कम चाहिए होता है, हमें यहाँ पे रखना है ब्रश, पहले हमें यहाँ पे ब्रश रखना है, फिर हम यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन बना लिया, सॉकेट लाइन बना लिया, फिर जब ब्रश में कम आई शेडो हो फिर आगे ब्रश लेकर आए। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डंप कर दिया। यस, लेकिन वो उसका मतलब अगर कहीं ज़्यादा लग भी जाए तो कोई फिर मसला क्या नहीं करूं? है। ये देखें, आप अपने फिंगर से, जितना अच्छा फिंगर से ब्लेंड होगा और वो रिमूव होगा और बिल्कुल बिल्कुल लाइन से रिमूव होगा। यानी कि फिंगर से Yes. बस ऐसे ऐसे करना है। ऐसे। ओके, ये तो कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपके ड्रेस में मतलब शॉल में बहुत ब्यूटीफुल कलर है, तो मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ, टेराकोटा टेराकोटा और रेड। रेड। हाय सफदर, नहीं कुछ भी नहीं होगा। फ्रूट चाट तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, प्लीज लुक। और ये जो कलर होते हैं ना, ये बहुत फ्रेश लगते हैं, मतलब इसमें कुछ ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है, तो ये जो है ये थोड़ी देर के बाद तो वैसे भी सटल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है ये देखें, ओह वाओ, ये फ्रेश लगता है। और देखें ये वाली मेरी आंख कम सूजी हुई लग रही है, इंस्टेंटेनियस। इस साइज को भी सेम वैसे ही आप ऐसे ब्लेंड करना शुरू कर दें। अब आपने क्या बात याद रखनी है कि आपने मतलब आइज़ के एंड से ब्लेंडिंग करते हुए शुरू आना है और आई बॉल तक रखना है। आई बॉल तक रखा, वही ब्रश आप आगे तक लेकर आ गए और उसको यूँ ब्लेंड कर दिया। ये जो होता है कि जो हमने बेस बनाया था, जो पाउडर था, वो सारा आई लैशेज़ को जो के साथ जो आ जाता है, तो वो आँख को जो है छोटा कर देता है, मतलब आइज़ की शेप को डिफरेंट कर देता है। तो उसको पाउडर को रिमूव करने के लिए ये बिल्कुल आई शेडो ये वाला ज़्यादा दिखता नहीं है, ये उस वक्त तो अब मतलब बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है और उसको फिर ब्लेंडिंग जितना ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज मेरे ख्याल में सफदर हम लोग ना सीख ही लूँ मैं आईलाइनर लगाना। मैं तो कहता हूँ आज सीख लें, है ना, हो ही जाए आज, हो जाए। अब मतलब वही जो सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं बोले। जो आई शेडो मैंने आइज़ के नीचे लगाया था, वही मैंने दोबारा से हल्का सा पिक करके और उसी का मैंने लाइट सा कॉर्नर्स बना दिया है। इसको कुछ वेट नहीं किया है, बिल्कुल ड्राई रखा है। ये ड्राई आई शेडो है और जो है अब आप देखिए कि ये आइज़ और उस आँख में कितना फ़र्क है। ओह या देखिए, as you can see, I don't know, ये वाला कैमरा है, is this the camera that can see really well? Okay, तो देखें इस आँख में और इस आँख में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। Yeah, it is. I can see it. Close your eyes. सेम जैसे वो आइज़ पे किया था, इसको कॉर्नर्स हम उसी आई शेडो और उसी ब्रश के साथ बनाएंगे और उसको बिल्कुल जहाँ पे आइज़ का एंड है हमारा, आई लैशेज़ का जो लास्ट वाला बाल है, आप वहाँ से स्टार्ट ले लें, मतलब वेरी सिंपल, मतलब आसान तरीका, और उसको ब्लेंड करते हुए आगे आ जाए। इस आई शेडो को बिल्कुल वेट मत करें, इसको ड्राई रखें ताकि ये ड्राई जो है ये कम क्वांटिटी में लगेगा और ये ब्लेंड होगा, और जितना कम लेंगे वो आइज़ के नीचे गिरेगा भी नहीं। Oh wow, this looks really nice. And really fresh. And really fresh, yes. कलर को देख के पैलेट के ऊपर थोड़ा सा खौफनाक लग रहा था, मगर ये बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लुकिंग रियली नाइस। मैं वो टेराकोटा और वो देख के थोड़ी सी डर गई। रेड एंड टेराकोटा, लेकिन अब वो उसको जो है हमने ब्लेंड करके बिल्कुल, और हमने आई शेडो पिक ही उतना किया था जितना, बस बहुत कम क्वांटिटी में और जितना हमें चाहिए था। अब ये जो है ये तो आप लाइट आई शेडो, ये बेस के कलर कर होते हैं, आई बेस के कलर कर, इसको आप फिंगर से भी पिक कर सकते हैं, आप अपना दूसरा वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप फिंगर के साथ ही आई बॉल पे रख लें। ठीक है, तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। हमें यार ब्रेक पे जाना है, हम लोग मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं कि अभी हमने जो सॉफ्ट वाला मैट शेड का लाइट आई शेडो है वो मेरे आई बॉल के ऊपर लगाया है, आई बॉल के ऊपर नहीं, मतलब जो मेरा आईलिड का पार्ट है जो कि आई बॉल के ऊपर आता है, उधर लगाया है। तो हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे से वापस आएंगे। आगे सफदर मुझे सिखाने वाले हैं आईलाइनर लगाना, तो हम लोग आईलाइनर सीखते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। सफदर मुझे मेकअप करना सिखा रहे हैं जो कि मैं कल सुबह ईद पे करूँगी। आई होप कि आप लोग भी मेरी तरह कुछ थोड़ा बहुत हम लोग इतना हो जो कि बस अच्छे लगें, अच्छी फ़ोटोज़ आएँ, मेमोरीज़ अच्छी आएँ। तो हम लोगों ने अभी तक कंसीलर लगाया है, बेस लगाई है, उसके ऊपर पाउडर लगाया है, उसके बाद काउंटरिंग करी है, थोड़ा सा ब्लश लगाया है, शिमर लगाया है। काउंटरिंग के अंदर सफदर ने नोज़ भी बनाना सिखाया था। आई मेकअप तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सफदर अभी मेरी कुछ ये क्या कर रहे हैं सफदर? नहीं, वो जो मुझे थोड़ा सा लाइन नज़र आ रही थी उसको ब्लेंड किया। सफदर को लाइन नज़र आई थी जो कि सफदर के अलावा मुझे तो नहीं नज़र आई। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आई है या नहीं आई। उसके बाद अब सफदर, उसके बाद वही जो मैंने आपकी आई बॉल पर लाइट पीच कलर और पिंक कलर लगाया था, उससे एक और शेड लाइट होता है ये वाला स्किन कलर का। उसको अगर आपको टाइम नहीं मिला, आप आईब्रोज अपने थ्रेड नहीं करवा सके, तो उसको जो है आप उसको हाइलाइटर की जगह पर यूज़ करें और वो आपके जो आईब्रोज के बाल हैं वो भी गायब हो जाएंगे और आईज और लिफ्ट हो जाएगी। ओके। और मैट है ये मैट है ना? हाँ। डे टाइम, फुल डे टाइम सिचुएशन है। अमेजिंग। अब आती है बारी आईलाइनर की। मैं आज खुद लगाऊंगी। चलो सफदर, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि अगर आप आईलाइनर खुद लगाना सीख लो। हो सकता है, वैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सफदर ने अभी जानने से पहले जब मैंने कहा था ना मैं आईलाइनर सीखना चाहती हूँ, तो सफदर ने कहा था अल्लाह ही खैर करे। तो सफदर देखो, मतलब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा चलो, पहले एक आप लगाओ फिर मैं उसकी कॉपी करती हूँ। मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा जो आप लगा सकती हैं और आप अपनी आइज़ खोल के देख भी सकती हैं। अरूज, ये देखें, लास्ट में ही जहाँ से हमारा ये आई लैशेज़ के थिक बाल हैं, आप अपना आईलाइनर वहाँ से स्टार्ट करो क्योंकि हमें ज़रूरत भी ज़्यादा वही है। और उसको बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ ले लें और जहाँ आइज़ ख़त्म हो रहा है उसको भी आप वहाँ से एक पतली सी लाइन लें और उसके साथ उसको जॉइन कर दें। और ये देखें कि ये एक विंग भी बन जाएगा और आई लैशेज़ के साथ आप अपना ब्रश और रखेंगी और वो जो है एक तो बहुत थिन लाइनर लगेगा और ख़ूबसूरत। ये जब आपने ऐसा आईलाइनर ड्रॉ कर लिया उसके बाद आप आईज क्लोज करके, ओह वाओ, वेरी थिन, आप अब आंख खोलकर लगाएंगे। जितना आप अपना आंख खोल कर लगाएंगी, आईलैशेस को फॉलो करेंगी तो ऐसा ही पतला लाइनर और खूबसूरत लाइनर लगेगा। ओके, आई विल ट्राई। अब आपको मैं करीब वाला, हाँ करीब वाला, सफदर मुझसे अभी भी डर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं डर नहीं रहा। अच्छा देखो सफदर, अगर कहीं पे हुआ ब्रश हाथ से ले लेना, प्रॉमिस, ठीक है? नहीं, ब्रश हाथ से नहीं लूँगा। अगर कहीं आप गड़बड़ करेंगी तो मैं उसको भी फिक्स करना बता दूंगा कि किसी चीज़ को बिल्कुल भी उसको अच्छा यहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट लेना चाहिए। एक सेकंड ये वाला देख लो। नहीं, उसको मत फॉलो करो आप अपनी उसके, अगर उसको फॉलो करोगे तो ये ख़राब होगा हमेशा। तो फिर एक जैसा कैसे होगा? एक जैसा खुद ही लग जाएगा। जो आप वो जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी आई लैशेस को फॉलो करोगे तो वो एक जैसा ही लग जाएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा ओके, क्योंकि उतनी फिनिशिंग में लगाते लगाते ये आईब्रोज तक पहुंच जाएगा। रोज ये बहुत दिक्कत। वेरी गुड। हाँ, अब पतली सी लाइन ऐसे आईज के काइंड ऑफ, देखो चले। अब स्टार्ट से भी ले, ऐसे आई लैशेस को फॉलो करते हुए बिल्कुल पतली सी लाइन वो खुद ही बन जाएगी। ये वाली तो बन गई। हाँ ओके, देखो काइंड ऑफ हो गया है ना सफदर? थोड़ा सा तो मतलब तालियां वालियां बजाओ। तालियां बजा सेट पे बजाएं भाई लोग तालियां। मैं मतलब बहुत इस वक्त साइंस का काम कर रही हूँ। नो डाउट ये बहुत हाँ, मेरा ख्याल है अब तालियां बनती हैं। तालियां बनती हैं। और जो थोड़ा सा मेरा हाथ हिला है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं अच्छा, मैं दिल से भी चाह रहा था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ताकि मैं इसको फिक्स करना बता दूं। तो आपने डरना नहीं है, प्लीज़ रुको।
जो ब्रश आपने पहले लिया था ब्राउन लाइट आई शेडो, उसी के साथ इसको नीचे की तरफ आप ब्लेंड करें तो ये जो है ये लाइनर गायब हो जाएगा जो इधर उधर लगा है। हमें बाल भी खोलने हैं उधर, टाइम का मुकाबला बहुत शॉर्ट हो गया। क्लोज रहा ओके डन, ऑलमोस्ट डन। It looks fabulous, amazing। अच्छा जी, अब हम लोग मेरे बाल खोलते हैं और देखते हैं कि मेरे बालों के जो सफदर ने बेसिकली, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सफदर ने मेरे जब बाल आज सुबह बनाए थे तो इन्होंने हॉट आयरन ली थी, उसके ऊपर मेरे बाल कर्ल किए थे और फिर उसको रोलर्स के अंदर डाल दिया था। दैट्स व्हाट यू डन राइट? यस, वो इसलिए ताकि जो है आपके बाल, मतलब कोई भी अगर घर में भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उनको जाना है तो उनके कहीं डिनर पे जाना है या मेहमान आ रहे हैं, तो अगर आपके पास 2-3 आवर्स बचे हैं तो आप अपने बालों में ऐसे ही रोलर कर्ल्स करके, वो सबके पास है आजकल, आप स्ट्रेटनर आयरन से भी कर्ल कर सकते हैं, तो रोलर लगाएं ताकि आपके बालों में वॉल्यूम आए। इस तरफ से मैं अगर आप इफ़ यू कैन, है ना, अगर आप कर सके तो। मैं अभी तक पहले वही फंसी हुई। हो गया। नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अच्छा, ये जो हैं ये नॉर्मल वाले जो हेयर पिन्स होती हैं ना, ये वो हैं। ओह हाउ कूल। ओके, ये नॉर्मल वाले हेयर पिन मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि आपके बाल सिल्की हो रहे थे और वरना वो दूसरे वाले लॉन्ग क्लिप जो हैं वो स्लिप हो रहे थे, तो वो लास्ट नहीं करते, वो रोलर फिर गिरते। अच्छा, रोलर गिरते हैं। रोलर गिरते, और अगर लूज़ हो जाए रोलर तो फिर जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो वॉल्यूम नहीं आता। तो जितना ज़्यादा रोलर्स को टाइट करके लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सा वॉल्यूम आएगा और वो फिर बाल फिक्स भी रहेंगे। थैंक यू सो मच सफदर। और वेलकम। ये क्या ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। और गाइज यू नो व्हाट, हम लोगों ने आपके सामने लिटरली हमने ब्रेक के अंदर कोई मेकअप नहीं किया, और मैंने जितना बोला था आपको कि यू नो हम लोगों ने आने से पहले शो पे जस्ट थोड़ा सा कंसीलर करा था और उसके ऊपर पाउडर इसने डाले थे और कुछ नहीं किया था। तो कंसीलर तो इन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन पे कहीं पे इम्परफेक्शंस हैं, आपको लगता है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो डार्क सर्कल्स हैं या कहीं पे कोई ज़िट निकल आया है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई है, तो आप अपने इम्परफेक्शंस जो हैं वो छुपा लें। हम लोग यू नो घर पर बहुत अच्छा अपना लुक जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सफदर एज ऑलवेज फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, एंड आई लव यू फॉर डूइंग माई मेकअप एवरी डे एंड मेकिंग मी लुक फैबुलस। इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहूँगी। उवैस आएंगे और उवैस से हम लोग बात करेंगे DIY हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बच्चों के साथ ईद पे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बड़ी ईद के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि होती हैं वो होती है बारबेक्यू। बारबेक्यू हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी कुछ होता है बारबेक्यू के इर्द गिर्द, बहुत सारी दावतें बारबेक्यू के इर्द गिर्द होती हैं, हमारी प्लान यू नो गेट टुगेदर, सब कुछ उसके इर्द गिर्द प्लान होता है। मगर होता ये है कि जब ईद करीब आती है तो एकदम से याद आता है कि ओहो बारबेक्यू की ग्रिल नहीं ली, तो क्या करें। हम लोगों ने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हमारे पास अगेन एक यू नो अभी सफदर आए थे, उन्होंने अपना हेयर एंड मेकअप का मैजिक किया, मगर हमारे पास एक और मैजिशियन है जो कि आपको एक DIY की अमेजिंग टेक्निक सिखाते हैं। तो चलते हैं DIY की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज आप क्या मैजिक कर रहे हैं और बारबेक्यू ग्रिल बनाना सिखा रहे हैं? बारबेक्यू बनाना सिखा रहे हैं और ग्रिल बनाना सिखा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बारबेक्यू भी करेंगे। इनफैक्ट सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ईद के ऊपर
इस ईद के ऊपर जब कुर्बानियाँ होती हैं तो हम सबसे मेन हमारा जो वो होता है कि बारबेक्यू करें हम लोग। एग्जैक्टली। तो किसी के पास वो बारबेक्यू ट्रे होता है, नहीं होता, तो हमने आसान सा काम किया। हमने एक ये पॉट लिया, सही है, घर में सब में गोल भी होता है, कोई स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, तो हमने एक रेक्टेंगुलर ये पॉट लिया, क्ले पॉट लिया। उसके अंदर थोड़ी सी ये मिट्टी डाल दी, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए डाली क्योंकि अगर डायरेक्टली हम कोयला इसके अंदर डालेंगे तो वो आग लगने का, हीट का नीचे भी जा सकती है, वो एक ख़तरा होगा। तो थोड़ी सी इसमें मिट्टी फिल की और इजी सा काम है। अब हम काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत इजीली घर में आप कैसे बारबेक्यू कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ये क्ले पॉट मिल गया और थोड़ा सा नीचे जो है मैंने इसके ये एल्युमिनियम फॉइल जो है वो रख दिया ताकि हीट नीचे ना जाए ज़्यादा। और वैसे नहीं जाएगी क्योंकि हमने मिट्टी भी डाली हुई है इस पर। और ये एक जाली जो घर में कहीं ना कहीं खिड़कियों पे बची हुई, बिल्कुल, ये चिकन वायर कहते हैं। बिल्कुल। तो ये इसको मैंने इस तरह से लिया और इसको बेंड कर दिया सेम इसके साइज के ऊपर। ओके। और इसको मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा क्योंकि ये इजीली बेंड हो जाता है। और इसको ये 4 कॉर्नर्स इसके होल्ड कर लिए। तो आप ये देखेंगे एक आपका ग्रिल बन गया इसके ऊपर। ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी से कोल हम लोग भरेंगे ताकि, और मैंने ग्लव्स इसलिए पहने हुए क्योंकि हाथ मेरे काले होने वाले थे अगर मैं डायरेक्टली हाथ का इस्तेमाल करता तो। ओके, ये चारकोल है जी, ये चारकोल है। इसको हम लोग इसके अंदर मिट्टी के अंदर इस तरह से कर देंगे। और एक मज़े की आपको बात बताऊं, जो आप क्ले पॉट यूज़ करते हैं ना, इस पे जो बारबेक्यू बनता है उसका मज़ा ही अलग होता है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि क्ले भी कंडक्टर होता है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। अगर आप लोग कहीं कभी इत्तेफाक हो यूट्यूब वीडियोस देखने का, तो क्ले पॉट्स जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कंडक्टर्स होते हैं। बहुत सारे जो डिशेस होते हैं, बहुत सारे जो खाने बनते हैं वो क्ले पॉट्स के साथ बनते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी कुकिंग होती है। इनफैक्ट मोरक्को के अंदर तजीन जो है वो क्ले पॉट की वजह से फेमस है। अरबी मुल्कों के अंदर दुम्बा पकता है क्ले के पॉट्स के अंदर। तो इट्स अ रियली गुड वे टू कुक। अच्छा जी, तो ये हमने इसके थोड़े से ये रखे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये मिट्टी का तेल है जो इसके ऊपर मैं इसलिए डालूंगा ताकि उसको फायर हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इधर रखा और मैं इसको इधर रखूँगा। ठीक है। अच्छा जी, पहले मैंने इसको थोड़ा सा फायर करना है यहाँ से और ये इजीली रिमूव हो जाएगा जैसे आपने इसको वो करना होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिएगा। ओके। अब ये हमारे पास आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें। थोड़ी सी ये इसे फायर होगी इसको ताकि उसको जलने के लिए। और ये एक पंखे की भी ज़रूरत है, वो हम साथ साथ इसको जब बारबेक्यू इस पे करेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रिल रख लिया और ज़रा सा केयरफुल ये स्टिक्स मैंने ऊपर रख दी। और ये इन्होंने स्क्यूअर्स यूज़ किए हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर पे आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। ये बैम्बू स्क्यूअर्स हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हैं। टमाटोस वगैरह भी इस पर डाल देते हैं, कुछ वो आपकी मर्जी है, आप जितना इसको इसको बस इसको थोड़ा सा हम एयर देते रहेंगे। ये हमारा इसके ऊपर एक दफ़ा फायर हो गया और ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। यूजुअली हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो पहले आप कोयले को थोड़ा सा बर्न कर तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। ऑफ कोर्स हम लोग जो हैं आपको आइडिया देना चाह रहे हैं, जल्दी का सिखाना चाह रहे हैं, मगर बेसिकली ऑब्वियसली द करेक्ट वे टू डू इज़ कि आप पहले इसके अंदर कोयले को अच्छी तरह जला लें। कोयला जब लाल रंग का हो जाए फिर आप उसके ऊपर जो है अपना मीट वगैरह रखें और उसको हल्की हल्की बीच में हवा शवा देते रहें। बट व्हाट अ कूल आइडिया ओवेस। इतना इजी है, घर में ये मिल जाता है, हम लोग इसके लिए एक्सपेंस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आप बड़े मज़े से बारबेक्यू बनाएं और स्पेशली जब आप क्ले पॉट पे बनाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अमेजिंग। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि हमारा बारबेक्यू कहाँ तक पहुँचा है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ ओवैस क़य्यूम मौजूद हैं। बारबेक्यू बन रहा है मेरे सेट के ऊपर, खूबसूरत खुशबुएं आ रही हैं। हम लोगों ने DIY पॉट बनाया है। दोबारा से जल्दी से बता दें ओवैस, हमने कैसे किया?
बहुत इजी सा हमने एक क्ले पॉट लिया, उसके ऊपर हमने एक ये इसको जाली को इसको बेंड करके ऊपर लगा दिया और ये स्टिक्स हमें मिल गई, इसके ऊपर हमने बारबेक्यू लगाया और बस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अमेजिंग आपका। और यहाँ पे कोयला डाला थोड़ा सा, उस पर कोई भी ऑयल वगैरह डाल के आग लगा दी, काम ख़त्म। और आपने अगर घर पर ये करना है तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये देती हूँ कि पहले तो हमारे पास देखें टाइम नहीं होता है, अगर आप घर पे ये करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले कोयले को जला लें अच्छे से, जब वो जल जाए लाल हो जाए तब आप उसके ऊपर बारबेक्यू बनाएं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। मगर बहुत मज़े का बनेगा क्ले पॉट के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगला क्या प्रोजेक्ट? सबसे बड़ी बात है जब हम कोई भी खाना सर्व करते हैं अपने गेस्ट को, तो उसकी सर्विंग मेन चीज़ होती है। जब आपको खाना जो इतना टेम्प्ट करता है वो उसकी मेन सर्विंग पे करता है। बिल्कुल, पहले आप आंखों से खाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए बहुत इजी सा काम है। अब इतने महंगे महंगे प्लेटर्स होते हैं, हम उनको डेकोर करते हैं, खाने को गार्निश करते हैं, उसमें रखते हैं, तो बहुत इजी सा काम है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हमने एक काम किया, ख़ास तौर पे बकरा ईद पे, क्योंकि बकरों का टाइम है, तो ये हमने एक बकरा बनाया। और बकरे को थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो उसके वहाँ पे बाकी अदर पार्ट्स भी हैं और इसके अंदर हम सर्व करेंगे, ठीक है, मीट को। तो बहुत इजी सा काम है। हमने एक ये थर्मोकोल शीट ली, उसके ऊपर एक ड्रॉ कर लिया और इजी से ये ड्रॉ हो जाता है। बकरा इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बकरा ईद में तो आपके दिमाग में बकरे ही बकरे रहते हैं। right. तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं कट कर लूँगा इससे ब्लेड से। और ये अच्छा, पहले मुझे याद है मेरे ज़माने में ना ये थर्मोकोल शीट्स को हम लोग गरम करके छुरी कट करते थे। एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब ज़रूरत नहीं है, ये ब्लेड से हो जाता है ना? ब्लेड से इजीली हो जाता है। ओके, ऑलराइट। इसको हम 4 साइड काट लेंगे। पहले ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद इसको कट करने के बाद इसके ऊपर, और बड़ा यूनिक होता है खाना। तो डेफिनेटली सब मेहनत करते हैं और अच्छा बनाते हैं, जब आप उसको अच्छा से सर्व करते हैं ना, तो वो आपकी यूनिकनेस जो है उसमें नज़र आती है। मैं सारी की सारी मम्मीज़ को ये सजेशन दूंगी कि बहुत अच्छा आइडिया है, आप अब जब तक खाना बना रही हैं बच्चों को ये जो है ये वाला सेगमेंट हमारा दिखा दीजिएगा, उनसे कहें कि जाओ जाके तुम लोग सर्विंग प्लेटर्स बनाओ, and they can do any shape, you don't have to do bakra only, you can do like flowers or whatever, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो दिल करे आप उसका शेप बनाएं और आप उसको उसके अंदर सर्व करें। ठीक है। मटन की जो एवरेज प्राइस है, मैं आप लोगों को दोबारा से लाइक आई जस्ट वांट कि कल ईद है तो आप जितना ज़्यादा बांट सकते हैं आप बांटें, क्योंकि मटन की जो एवरेज प्राइस है फॉर द ईयर अराउंड, पूरे साल, वो तकरीबन 1600 रुपये किलो तक रहती है। अप एंड डाउन बहुत कम होती है, माइनर सी होती है, बट इट्स रियली एक्सपेंसिव। इतना सा गोश्त होता है 1 किलो के अंदर, उसमें हड्डी भी होती है, तो मतलब 1600 रुपये बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कितना अच्छा होगा कि आप मैं कम अज़ कम ये करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी करीबी अहबाब वगैरह दोस्त वगैरह हैं, जिस जिनके घर पे कुर्बानी हो रही है उसके घर पे गोश्त भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि इनफैक्ट अपना जो गोश्त है आप उन लोगों को दें, वहाँ जाके बांटें जहाँ पर आपको पता है वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स अ नाइस थिंग टू डू, बिकॉज हम सब लोग तो जो लोग खा सकते हैं उनको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई में हकीकत है कि मैं आपके घर नहीं भेजूंगी, मुझे पता है आपके घर पे बकरे हैं, मैं नहीं भेजूंगी ओवैस के घर पे। आई वुड रादर सेंड इट टू समबडी जो नहीं अफोर्ड कर सकते। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल। तो ये कुछ हमारा बकरा इस तरह से कट रहा है, ये देखिएगा। यहाँ पे जब कुर्बानी होगी तो जो हमारे कसाई भाई हैं वो बकरों को काटेंगे। यहाँ पे हम थर्मोकोल का बकरा बना के काट रहे हैं। तो ये देखें, काटते काटते कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपके इसके कुछ पार्ट्स कट जाएं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और काम करना है तो वो इसलिए इतना मसला नहीं होगा। इसको अगर आपसे कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए कटते हुए इसको, तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, ये बकरे के सींग है? ये बकरे के सींग है। क्योंकि मैंने कुछ ज़रा से ज़्यादा बड़ा बकरा बनाया तो वो उसके साइज से ज़रा बाहर हो गया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब डिनर्स वगैरह होते हैं, घर पे लंच होता है, तो आपका मेन जो डिश होता है वो होता ही आपका मीट है। of course, तो फिर उसको सर्व करने के लिए थोड़ा उससे रिलेटेड हम कुछ, और जो ये बारबेक्यू का एक अपना एक उसका वो है, स्मोक आ रहा है, वो एक अलग ही उसका मज़ा होता है आजकल के दिनों में। ये देखिए, ये हमारा बकरा जो है, here you go, ये सींग के साथ तैयार हो गया विद दिस लाइक। तो अब इसको फर्दर इस पे सर्व कैसे करेंगे वो एक आसान सा तरीका है। ये बाकी जो इसका
वो है वेस्ट, वो मैं इधर साइड पे रख देता हूँ। हम इसको जोड़ते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर में ब्रेक पे भी जाना है। इसको सर्व वगैरह कैसे करना है वो हम लोग ब्रेक के बाद दिखाएंगे। हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ओवैस अपना सर्विंग प्लेटर ख़त्म करेंगे। हमारा बारबेक्यू तकरीबन कुक हो चुका है नाज़रीन, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ओवैस क़य्यूम मौजूद हैं। बनाया है हम लोगों ने DIY बारबेक्यू और अब उसी का हम लोग उसको सर्व किस चीज़ में करेंगे, मतलब बिगिनिंग टू एंड हमने आपको सारी कहानी बता दी। ओवैस हमें बता रहे हैं कि सर्व करने के लिए प्लेटर भी हम खुद बनाएंगे। प्लेटर भी हम खुद बनाएंगे। और अभी तक क्या हुआ है जल्दी देखिए, ये हमारा बकरा तैयार हो चुका है। थर्मोपोल से ओवैस ने बकरा उस पर ड्रॉ करके उसको काटा है, उसकी आउटलाइन को काटा है और अब इस पे फॉइल लग रहा है। अब इस पे फॉइल लग रहा है। ठीक है। और फॉइल को जहाँ जहाँ से हमने फोल्ड करना है वहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट करते जाएंगे ताकि इसको इजीली बकरे का शेप दे दें। I get it। तो उससे ये होगा कि आपका जो मीट, गरम मीट होगा वो गरम ही रहेगा। गरम ही रहेगा क्योंकि नीचे आपका फॉइल होगा। और इसको हाँ, क्योंकि मैं जब इन्होंने बोला ना कि मैं थर्मोपोल से सर्विंग ट्रे बना रहा हूँ तो मैंने कहा है थर्मोपोल के ऊपर डायरेक्ट रखेंगे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी बट दिस मैन हैड अ प्लान। एंड फाइनली वी आर हियर। और ये हमारा बकरा जो है, सिल्वर बकरा, चमकदार बकरा तैयार हो रहा है। जिस पे इसको थोड़ा थोड़ा मैं कट करता जाऊंगा जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, बस मोल्ड करते जाएं। मोल्ड करते जाओ। फॉइल तो बड़े आराम से मोल्ड हो जाता है। शेप लेता जाएगा उसको मैं यहाँ से। एंड यू कैन जस्ट, इट लुक्स सो कूल बाय द वे। आपके गेस्ट के साथ आप अपने टेबल के ऊपर अगर रखेंगे, इट लुक्स सो नाइस। एक वैल्यू दे देता आपके टेबल को एक। ऑफ कोर्स। और स्पेशली जब ईद का मौका हो और स्पेशली बकरा ईद का मौका हो तो उसमें बकरे का डिश जो है वो आपके टेबल में। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कराऊं क्या? बिल्कुल, मुझे अरूज आपकी हेल्प है ना? बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि ओके, लेट्स डू दिस। मैं टांगे करती हूँ, मैं सर करें जो है वो कवर करता हूँ। और और फॉइल से तो इजीली फोल्ड होता जाएगा, मुश्किल ही नहीं है आपको। एजेस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर उसको हम थोड़ी सफाई से और खूबसूरती से बनाएं तो वो थोड़ा इस पर टाइम देना पड़ता है बस। बाकी तो ये ऑलमोस्ट। और जहाँ से हमें इसको ग्लू करना हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पीसेस लगा रहे हैं तो इसको ग्लू भी करते जाएँ ताकि वो आपके इस पर प्रॉपरली स्टिक हो जाए। बस इसके सींग बचे हैं जो कवर करने, और वो भी हमें इसके साथ कवर कर लें। And there you have it. Yeah. It's ready. It's ready. All right. अब सर्व करना है इसके ऊपर, तो अब इजी सा काम है ये। और ये हमारा, ये देखिएगा, शदीद प्रोफेशनल बकरा रेडी। अब इस बकरे पे कुछ खाना पीना जो है वो हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो ये इसको चाहें तो आप इस तरह सर्व करें, इसको इस तरह ही रख दें, या इसको निकाल के रखें और थोड़ा सा इस पर ग्रीन हमारे वेज आ जाएंगे। ये हाँ, ये हमारी, बाकी वो तो डिपेंड करता है कि क्या क्या इस पर एडिशन हो सकती है। ये देखिएगा, तो ये हमारा सर्विंग प्लेटर तैयार हो गया है। How easy and interesting। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बकरा ईद पे आप लोगों के घर में ईदी का कोई वो है कॉन्सेप्ट, ईदी लेने का या देने का? नहीं, एज सच वो तो छोटी ईद पे ईद उल फितर पे हो जाता है, लेकिन ईद नहीं है।
इस पे नहीं होता, इस पे वेरी गुड। मैं बस इस वक्त नहीं है वाले वोट जो हैं वो सारे खड़ा इकट्ठे कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें कि कोई सीन नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं हर ईद, मतलब मेरी बेटी का ये ख्याल है, उनका मानना ये है कि हर ईद पे ईदी होती है, तो मैं ज़रा बकरा ईद की, बच्चों का पॉइंट है ना वो, तो उनको तो इसीलिए ना, मतलब ईदी नहीं होती है तो नहीं होती, बस ख़त्म, फिनिश, इट्स ओके। अच्छा सा बारबेक्यू होगा, उनको मीट पे खाएं बस, है ना। अच्छा सा बारबेक्यू होगा, अच्छा सा बारबेक्यू खाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप जाते जाते उवैस को ईद का मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? ईद का मैसेज ये है कि आप ईदी बड़ी खुशी से मनाएं और लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत से बनाएं, मिल बैठ के खाएं। आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, ये मौका जो है ये बार बार नहीं आता। और जब सब साथ बैठ के खाना खाते हैं और उसका जो मज़ा होता है वो बड़ा दुबाला हो जाता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग उवैस। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आज बात हो रही है ईद की। ईद बहुत करीब है। हज की क्या क्या फजीलत है, ईद के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि हम सवाब भी तो सब कुछ कर रहे हैं तो अपने सवाब को भी तो बढ़ाएं। तो चलते हैं, आप अपने अगले मेहमान से मिलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी, जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि हज की क्या अहमियत है। एक हमें ये पता है कि पिलर ऑफ इस्लाम है, हमारे फ़राइज़ के अंदर एक फ़र्ज़ है, मगर इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और शुक्रिया सबसे पहले तो आपको और तमाम आलम इस्लाम को इस माह मुक़द्दस की बाबरकत जो सातें हैं वो मुबारक हों। हज का एक सीज़न और हज के अय्याम गुज़रे हैं और इसी तरह ईद उल अज़हा आने वाली है। इन तमाम जो अय्याम की बरकतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाए। हज एक कदीम तरीन इबादत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू ही, जिस तरह कुरान करीम में खाना काबा के हवाले से फ़रमाया कि ये रोए ज़मीन की सबसे पहली इमारत है और सबसे पहले जो इस दुनिया में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत बनाई गई वो खाना काबा है। तो हज़रत आदम की भी पैदाइश से पहले इस दुनिया में ये बिल्डिंग थी, ये इमारत थी और फ़रिश्ते यहाँ अल्लाह की इबादत किया करते थे। यानी हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ज़माने के लोगों के लिए ये जो इबादत का सिलसिला है, खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत का जो सिलसिला है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तख्लीक से भी पहले का ये सिलसिला जारी व सारी था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको असर नो तामीर फरमाया और बाकायदा से जो हज की एक कैफ़ियत है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसका आगाज़ हुआ। जिस तरह कुरान में है कि जब हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मल फरमाई हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर, तो अल्लाह की तरफ से फरमाया गया कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्ज, कि लोगों को आप हज के लिए बुलाएं। तो अर्ज़ की कि बारी ताला यहाँ तो आसपास कोई दूर दराज तक आबादी नहीं है। यानी एक बिल्डिंग थी, खाना काबा की इमारत थी और ता हद निगाह कोई और इमारत नहीं है, कोई और आबादी नहीं है। तो अर्ज़ किया कि बारी ताला मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, कौन आएगा और इस इबादत की अदायगी के लिए कौन कौन आएगा, मेरी आवाज़ तो कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। तो फिर अल्लाह की तरफ से फरमाया गया कि आप आवाज़ दें, पहुँचाना हमारा काम है। और फिर कैसे पहुँचाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस, जो खाना काबा के करीब एक पहाड़ी है, वहाँ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ से होकर पूरी दुनिया के लोगों को हज के लिए दावत देते हैं। अब इस आयत करीमा के तहत हदीस में है और तफसीर में भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को उस ज़माने में जितने लोग थे, मशरिक़ व मग़रिब में, शुमाल व जुनूब में, और फिर क़यामत तक जितने भी आने वाले लोग थे जो आलम अरवा में थे, यानी अभी उन्होंने आना था, तो हर एक तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम की वो आवाज़ को पहुँचाया। और जिसने जितनी मरतबा वहाँ लब्बैक कहा, वो दुनिया में आने के बाद उतनी ही मरतबा हज की सआदत हासिल करता है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार है, जिस पर जिसने जितनी मरतबा जवाब दिया वो दुनिया में आने के बाद भी उतनी ही मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करता है। और कुरान करीम में कई मकामात पर इसकी फजीलत को बयान फरमाया। इसकी जो बुनियादी फ़र्जियत की जो वजह है उसको बयान फरमाया
कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि लोगों पर इस घर का हज करना ये फ़र्ज़ फरमाया गया जी। कि जो रास्ते के हिसाब से ताकत रखता हो, यानी घर से निकलने से वापस घर आने तक जितने भी जुमला अखराजात हैं, पीछे फिर उसके घर वालों के मामलात और हाजात हैं, रास्ते का अमन है, अपनी उसकी तमाम ज़रूरियात हैं, जो इस काबिल हो कि उसके पास इतने अखराजात हैं और वो इस हैसियत में जाकर बिल्कुल सारी चीज़ों से बेफिक्र होकर और सारी चीज़ों से मुताल्लिक जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करके हज कर सकता है, तो फरमाया कि उस पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना ये फ़र्ज़ फरमाया गया। हर मुसलमान पर ये इबादत को लाजिम फरमाया गया और इसकी फ़जीलतें बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज इस कैफियत में करे कि वो खालिस अल्लाह की इबादत की नीयत करता हो, रियाकारी की नीयत ना हो, दिखलावा ना हो, नमूद व नुमाइश ना हो, और फिर दौरान हज भी वो गुनाहों से बिल्कुल बच कर, फ़ोहश कलाम से बच कर, गालम गलोच से बच कर, गुनाहों से बच कर वो अगर इबादत करता है तो फरमाया कि उसके लिए ऐसा है जैसे उसने वो उसकी विलादत अभी हुई है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं होता, बिल्कुल कोई गुनाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हज की बरकत से उसको तमाम गुनाहों से ऐसा पाक साफ फरमा देता है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हज के दिन हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए? इसमें एक तो वो लोग हैं जो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने की नीयत से जाते हैं और वहाँ मौजूद हैं, तो उनके लिए तो बड़ा अजर व सवाब का मामला है कि खाना काबा की अल्लाह ने एक फ़जीलत रखी है जिसको हुज़ूर ने बयान फरमाया कि 120 रहमतें हर रोज़ अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं। 60 उन लोगों के लिए जो खाना काबा के तवाफ़ कर रहे हैं, 40 उन लोगों के लिए कि जो वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, और 20 उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ वहाँ खाना काबा की हुदूद में बैठे हुए हैं, तो उनका बैठना भी सवाब है। तो एक तो वो लोग हैं जो इस सआदत को हासिल करने में मसरूफ़ है, और दूसरा वो लोग जो नहीं जा सकते। एक तो अरफा का दिन जो 9 ज़िलहिज्जा का दिन होता है, तो उसमें रोज़ा रखना ये इंतहाई सवाब का काम है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल पहले के गुनाह और 1 साल बाद के गुनाह इस एक रोज़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। तो एक रोज़े की बरकत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई और हुज़ूर ने फरमाया कि इस दुआ की बरकत ये है कि न सिर्फ मैंने, यानी हुज़ूर ने अपने मामूलात में इसको शामिल फरमाया, बल्कि फरमाया कि हज़रत आदम से लेकर मुझ तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दुआ ये रही है, यानी हर नबी के मामूलात में ये दुआ शामिल रही है। और वो दुआ हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, और वो दुआ ये है, उसको याद करने का आसान तरीका ये है कि जो चौथा कलमा है उसके इब्तिदाई जो कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भी ताकीद फरमाई। इसकी बरकतें भी बेशुमार हैं। इसमें एक एक कलिमा, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फरमाया कि पूरी दुनिया में तमाम जितने भी आमाल हैं, अज़कार हैं, औराद व वज़ाइफ हैं, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा ये है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये इंतहाई फ़जीलत वाला वजीफ़ा। फिर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तस्बीह फ़ातिमा के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। तो इन औराद व वज़ाइफ की कसरत के साथ इबादत की जाए, इसकी तकरार की जाए, मुमकिन हो तो रोज़ा रखा जाए। 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रख सकते हैं, उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना, चूँकि वो ईद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उन अय्याम में रोज़ा रखना मना है। ठीक है। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक में जा रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं इसी मौजू से रिलेटेड। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी। हम बात कर रहे हैं, हज की बात कर ली, अब हमारे पास आपके लिए थोड़े से कुर्बानी से रिलेटेड सवालात मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कल ईद होगी तो बहुत सारे लोग कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी किस किस के लिए वाजिब है? माली जितनी भी शरीयत मुतहरा ने इबादात को लाजिम फरमाया जिसमें हमारा माल खर्च होता है, तो उसके लिए शरीयत ने एक कंडीशन रखी है कि अगर उस कंडीशन पर, उन शराइत पर कोई भी पूरा उतरता है तो उस पर वो चीज़ें लाजिम होगी। जिस तरह ज़कात है, सदका फ़ितर है, और कुर्बानी का बिलखुसूस मामला है, उसमें साहिब निसाब होना ये ज़रूरी है कि कुर्बानी के 3 दिनों में और 2 रातों में, यानी 10, 11, 12 का दिन है और 2 इनकी रातें हैं, इनमें अगर 10 की सुबह सादिक से लेकर, यानी सहरी का वक्त जो ख़त्म होता है, फजर के वक्त से लेकर 12वीं की मगरिब से पहले इन 3 दिनों में अगर किसी के पास इतना माल आ जाता है जो निसाब के बराबर है, यानी 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है तकरीबन
80-85 हज़ार के लगभग करंट इसकी जो वैल्यूज़ है वो देख ली जाए, तो उसके मुताबिक अगर किसी के पास इजाफी माल है या उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ है जो उसकी हाजात से ज़ायद है, उसके इस्तेमाल में कोई चीज़ नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है और वो इतनी कीमती है, या फिर माल तिजारत है, उसका बिज़नेस है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो कीमती है सोने चांदी की सूरत में, जेवरात की सूरत में, तो अब उस पर लाजिम है कि वो कुर्बानी करे। और फिर घर में जितने अफराद पर के पास ये कंडीशन पाई जाएगी तो हर एक पर अपनी कुर्बानी करना ये लाजिम होगा। हमारे मुआशरे में जिस तरह ये तसव्वुर पाया जाता है कि घर में एक बंदे की एक कुर्बानी कर दी जाए, सबकी तरफ से काफ़ी होगी, तो ये ज़रूरी नहीं, ये अदायगी नहीं होगी। घर में जितने अफराद के पास माल मौजूद है और इन शराइत भी क्यों ना हो, इसके लिए बालिग होना ज़रूरी है। बालिग होना चाहे मर्द हो या औरत हो। हमारे यहाँ ख़वातीन में एक रुझान पाया जाता है कि वो सोना चांदी तो रखा हुआ है, लेकिन कुर्बानी या दीगर माली जो इबादत हैं उसका एहतमाम नहीं किया जाता। तो इतना बड़ा इसमें कोई अमाउंट नहीं लगनी है। हम हिस्सों की अगर बात करें तो हमारे मुआशरे में, हमारे शहर में तकरीबन 12-14 हज़ार एक हिस्सा आ जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि जो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं, अपने माल का हिसाब ले लें, जायज़ा ले लें। अगर वो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो वो कुर्बानी की इबादत को अदा करें। बहुत अच्छा, ये बात ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में जो अपने छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग वो भी हैं, वो भी ऐसे घराने भी हैं जहाँ पर छोटे बच्चों के नाम पे भी कुर्बानी की जाती है। मगर अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्लैरिफिकेशन दे दी कि बालिग होना ज़रूरी है, उससे पहले नहीं वाजिब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद की नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बहुत कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग स्पेशली इस ईद की कुर्बानी की ईद की नमाज अक्सर लोग इस चक्कर में कि हम लोगों को कसाई लाना है, कुर्बानी करनी है, ईद की नमाज मिस कर देते हैं। उसके बारे में आप उसको बताइए कुछ। ईद की नमाज वाजिब है और लाजिम है, हर शख्स के लिए लाजमी है। और फिर हम देखें जिस तरह कुर्बानी लाजमी है, वाजिब है, इसी तरह ईद की नमाज वाजिब है। तो एक वाजिब की अदायगी के लिए दूसरे वाजिब को छोड़ देना ये कोई दानिशमंदी नहीं है, बल्कि यकीनन साल में 2 ईदें हैं और इन ईदों के ज़रिए मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत है उसको ज़ाहिर करना मकसूद है। और इस्लाम का मकसद यही है कि हम आपस में इन इवेंट्स में हम एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के साथ हम जाकर जो नफ़रतें, कदूरतें हैं, पूरा साल हमारे दरमियान जो नाचाकियाँ रहती हैं, दूरियाँ रहती हैं, तो सिर्फ़ यही अय्याम होते हैं कि जिस तरह जुम्मतुल मुबारक का इज्तिमा है उससे भी बड़ा इज्तिमा ईद का है, तो उसमें कसरत के साथ एहतमाम किया जाए कि शरीक हों। और लाजमन हमारे मुआशरे में, शहर में कई मकामात पर कहीं देर से होती है, कहीं सवेर होती है, तो कोशिश ये की जाए कि कहीं भी हमें मौका मिले हम उसको अदा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई इसकी, तो इसलिए दिन का आगाज़ अगर इस तौर पर करेंगे कि नमाज फ़जर की अदायगी करें और फिर ईद उल अज़हा की फिर हम तैयारी करें, फिर उसके बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर अपनी कुर्बानी पेश करें, तो यकीनन फिर इसकी इतनी बरकतें होंगी कि हमसे समेटी नहीं जाएंगी। सुभान अल्लाह। मुझे अब आपसे अगला सवाल ये पूछना है कि कुर्बानी के अंदर जब घर में कुर्बानी होती है, फॉर इंस्टेंस जिस तरह भी आपने बोला कि घर में अगर 2 या 3 लोग हैं जो कि अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो लोग कुर्बानी करते हैं, 2 या 3 जानवर की कुर्बानी होती है, तो हिस्सों के अंदर क्या सही तरीका है अपने गोश्त को, जो भी कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको बांटने का? इससे पहले एक तो घर में अगर कोई साहिब खाना है, सरबराह हैं, वो अपनी तरफ से सबकी कुर्बानी करना चाहते हैं तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर वालिद साहब हैं, वो एक गाय ले आते हैं, अपने 5 बच्चों और अपनी तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी, इसमें सारे शरीक हो जाएंगे। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सों में ये आसानी है। फिर इसमें शरीयत मुतहरा ने जो बेहतर तरीका बयान फरमाया कि हर हिस्से के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, सारे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। जिस तरह हम बकरा ज़िबा करते हैं तो उसके 3 हिस्से किए जाएँ, एक अपने लिए रखा जाए, एक अजीज़ व अकारिब के यहाँ भेजा जाए, और दूसरा जो फ़ुकरा, गुरबा और मसाकीन हैं उनके घरों में तकसीम किया जाए। फिर इसमें एक जो बात हमारे मुआशरे में अक्सर देखने में आती है कि वो हमारे जो अजीज़ व अकारिब है वो सारे ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा माल अता फरमाया है, वो खुद कुर्बानियाँ कर रहे हैं, तो कोशिश ये की जाए कि उनको बता दिया जाए, उनकी इजाज़त से उनके हिस्से का जो गोश्त है वो अगर किसी गरीब फ़कीर के यहाँ दे दिया जाएगा तो उनको भी, उनकी रजामंदी से अगर करेंगे तो उनको भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। और जितने गुरबा के यहाँ आपकी वजह से चूल्हा जलेगा, जितने घरों में आपकी वजह से ये गोश्त की नेमत एक जाएगी, तो उतना ज़्यादा आपके लिए सवाब है। और इसको फ्रिजों में भरने की और कई महीनों तक के लिए ज़ख़ीरा करने की कोशिश न की जाए। असल मकसद ये है कि अपने साथ गुरबा को खुशियों में शरीक किया जाए। वाह, बिकॉज़ मैं ये आपको यहाँ पर नाज़रीन को भी और आपको भी एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ
कि मुझे अभी थोड़े दिनों पहले एक बात, बहुत स्ट्रेंज सी बात, मैं अपने एक रेस्टोरेंट के लिए इक्विपमेंट ख़रीद रही थी और मुझे ये पता चला कि डीप फ्रीज़र्स की बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। मुझे रेस्टोरेंट के लिए डीप फ्रीज़र चाहिए था और जो बेच रहा था उसने बोला, दुकानदार ने बोला कि मैडम डीप फ्रीज़र नहीं है, ईद के बाद आप मुझसे लें। तो मैंने कहा वो क्यों, सारे डीप फ्रीज़र कहाँ गए? तो उन्होंने कहा लोग ख़रीद लेते हैं ईद से पहले। तो आपने जो बात करी ना कि ज़ख़ीरा कर लेते हैं घरों के अंदर गोश्त का, उस चक्कर में बहुत सारे लोग डीप फ्रीज़र ख़रीदते हैं ईद के करीब, विच इज़ अ वेरी स्केरी थाट कि आप उस गोश्त का क्या करेंगे, आप तो सारा साल खा सकते हैं। तो बहुत अच्छी आपने बात करी। आप मुझे बताएं कि बच्चों के अंदर इस ईद का जज्बा हम ज़्यादा किस तरह पैदा करें? हमारे यहाँ जो इन अय्याम में जो बाज़ गलत चीज़ें हमारे मुआशरे में देखी जाती हैं कि इस ईद को और जो जानवर हम कुर्बानी के लिए लाते हैं तो उसको एक तमाशा और एक तफरी का एक ज़रिया बना दिया जाए। बिल्कुल ऐसे होता है। बच्चों में ये शऊर बेदार किया जाए, उनकी तरबियत और जहन साजी की जाए कि ये जो जानवर है कुरान में इसको अल्लाह की निशानी करार दिया, वलबुद्ना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, कि ये जो कुर्बानी के बड़े जानवर हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल करने का एक ज़रिया है, उसकी इबादत का एक ज़रिया है। और फिर इन कुर्बानी के जानवरों की जितनी खातिर तवाज़ो की जाएगी, जितनी इनकी खिदमत की जाएगी, इनकी देखभाल की जाएगी, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाता है। तो इसलिए बच्चों की ये जहन साजी की जाए कि इनको तमाशा और तफरी का मौका ना बनाया जाए, बल्कि जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। बिल्कुल हकीकतन वो कुर्बानी मकसूद नहीं थी बल्कि आजमाइश थी। तो हमारे लिए आजमाइश क्या है कि हम जानवर को ज़िबा करने के साथ साथ अपनी नफसानी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी मैं है, अनानियत है, ज़िद है, तासुबात हैं, दीगर इस तरह की जो भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हैं, हम उनके गले पर भी छुरी फेरें। हम ये भी तसव्वुर करें और बच्चों को भी ये तरबियत करें, जहन साजी करें कि सिर्फ़ खून बहाना मकसूद नहीं है। कुरान में जिस तरह फरमाए कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह की बारगाह में ये तुम्हारी कुर्बानी का जो खून है, गोश्त है, ये हरगिज़ नहीं पहुँचता, तुम्हारा जो तकवा है, खालिश जो तुम्हारी नीयत है, वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है। तो इसी नीयत को अपने बच्चों की किरदार साजी में, जहन साजी में, उनकी तरबियत में शामिल किया जाए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका अता फरमाए कि हम उसके दीन की खातिर कभी अगर ये मरहला आ जाता है, जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी गई, तो जिस तरह आज जानवर को कुर्बान किया जा रहा है, हम अपने आप से गुरेज नहीं करेंगे और अपनी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करेंगे। वतन की खातिर, दीन की खातिर अगर अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास शो का जो टाइम है उसका इख्तिताम हो चुका है। कल सुबह ईद है। मैं दोबारा से सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, मुफ्ती साहब ने भी ये बात को सेकंड किया है कि अगर आपके घर में कुर्बानी हो रही है तो आप अपने लिए कम से कम रखें और ज़्यादातर ये कोशिश करें कि गरीब लोगों में बाँटें। उससे आपको सवाब भी मिलेगा, आपका दिल भी अच्छा, आपको अच्छा भी फील होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। बहुत सारे लोग आप जब देते हैं तो एक अंदर एक हल्का हल्का फील होता है, एक अच्छी अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से ऐसे लगता है कि you've डन समथिंग राइट। तो हम इतनी सारी गुनाह करते रहते हैं, इतनी सारी गलत चीज़ें करते हैं, कुछ एक कल अच्छा करके देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। अपनी कुर्बानी को, इस ईद को बहुत सेफली मनाएं। कोरोना जो है वो अभी भी रैम्पेंट है। आई होप कि चौथी वेव हमारे मुल्क में ना आए। अभी थोड़े दिनों पहले ही सब कुछ खुला है, तो कोशिश ये कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, मास्क लगा के पब्लिक प्लेसेस में जाएं और जैसा मुफ्ती साहब ने बोला कि अपने बच्चों को करेक्ट चीज़ें सिखाएं। बिल्कुल भी उस शोखी के अंदर ना पड़ें कि मेरा जानवर बड़ा है और मेरा जानवर कूल है और इतने महंगा है और आपका इस ये वाली ये जो रेस होती है, ये ना करें। आप ईद के ऊपर कुर्बानी उस रेस के अंदर हिस्सा लेने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह हम आपको ईद के दिन मिलेंगे, तो ईद का शो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।